जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इसमें एम लक्ष्मीकांत सर का पॉलिटी का नोट्स देख रहे हैं। तो हमारा अब तक 5th सीरीज हो चुका है और आज जो है 6 होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने मूल अधिकार को कम्प्लीटली देखा था, रीड देख लिया था, और अब हम जानेंगे कि मार्शल लॉ क्या है, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर है। तो मार्शल लॉ के बारे में अगर बात करें, मार्शल लॉ के बारे में, तो ये सिर्फ पहला अंतर ये है कि ये सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, मूल अधिकार के साथ ही केंद्र राज्य संबंधों को भी ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि यह सरकारी एवं कानूनी न्यायालय को निलंबित करता है। मार्शल लॉ जो है वो कानूनी न्यायालय और सरकार को निलंबित करता है। और जबकि नेशनल क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, तो ये है सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। तीसरा है कि कानून व्यवस्था का अगर भंग होता है तो उसे दोबारा जो है ये निर्धारित करता है। और इसमें क्या है, आपका राष्ट्रीय आपातकाल में सिर्फ 3 आधारों पर ही लागू हो सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। आपका चौथा पॉइंट है कि इस देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में से जो है, कुछ देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है मार्शल लॉ को, जबकि नेशनल इमरजेंसी को जो है पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है। ठीक है, और 5th नंबर है कि मार्शल लॉ को जो है संविधान में इसका कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में नहीं दिया गया है, जबकि नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में संविधान में विशेष व्यवस्था है और यह सुस्पष्ट एवं विस्तृत है। ठीक है, अब मार्शल लॉ और मूल अधिकार को देखते हैं। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है कि मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। ठीक है, मूल अधिकार पे पूरी तरीके से कब प्रतिबंध लग जाएगा, जब भारत में जिस पार्ट में मार्शल लॉ लगा रहेगा वहां पे सारे मूल अधिकार जो है उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, यह आर्टिकल 34 कहता है। तो संसद को ये पावर देता है आर्टिकल 34 के तहत कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जाकर दंड या अन्य आदेश को वैधता करता है। ठीक है, जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान, वैधता कौन प्रदान करता है, तो वैलिड बनाता है संसद मार्शल लॉ को। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है कि मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई, हमने पहले ही देखा। तो ये जो है इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि मार्शल लॉ क्या है, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है संविधान में। तो ये सेना द्वारा जो है, आर्मी के द्वारा या कहें सेना द्वारा, मिलिट्री के द्वारा जो है समान प्रशासन को अपने नियम कानून के तहत, डिफेंस के द्वारा समान प्रशासन को अपने नियम कानून के तहत संचालित किया जाता है। थर्ड क्या है कि मार्शल लॉ जैसे ही घोषित होता है तो संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। घोषित होने पे संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं कि क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। तो आर्टिकल 34 के अंतर्गत है कि भारत में जहां भी ये लागू किया जा सकता है, कहीं भी ये लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थिति, जैसे कि अगर युद्ध हो, अशांति हो, दंगा हो, कानून का उल्लंघन हो, तो ये सब में लागू किया जाता है। आपको अगर याद हो तो आपका जो है ज्यादातर ये नागालैंड के साइड में लगता था और आपका जम्मू कश्मीर के तरफ। तो मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय जो है सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। मार्शल लॉ को अगर सैन्य प्रशासन के पास जो है जरूरी कदम उठाने के लिए अधिकार मिल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी मामले में किसी नागरिक को मृत्यु दंड तक लागू कर सकता है मार्शल लॉ के तहत। ठीक है, और ऐसे में जो है बहुत बार सेना पे लग चुका है ब्लेम कि भाई मार्शल लॉ के तहत जो है निर्दोष को मार दिया गया। जम्मू कश्मीर वाला भी मैटर था, तो इस तरीके से सेना पे ये इल्जाम लगा हुआ है, लगता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मार्शल लॉ में जो है उसका परिणाम के तहत जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमने पहले ही देखा था, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जो है निलंबित नहीं कर सकता। कोई अगर इंसान को लगता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने देखा था कि किसी को अगर लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, हमको अपना और हमको जो है जज के सामने नहीं जाने दिया जा रहा है, तो एक एप्लीकेशन वो अप्लाई कर सकता है राष्ट्रपति को संबोधित करके कि वो उसका जो है
ध्यान दिया जाए, ठीक है, उसका ही में। तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको न्यायालय में जल्दी पेश होगा, उसका जांच होगा, और अगर वो क्या बोलते हैं अपराध मुक्त पाया जाता है तो उसको फिर रिहा कर दिया जाएगा। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो पहले था कि मार्शल लॉ लागू हो जाता था तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित करने का मतलब ये था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता है कोई भी मार्शल लॉ कहीं भी लग जाए। अब है केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार क्या है, तो हमने देखा था 15, 16, 19, 29, 30। 15 के तहत है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध, यानी किसी के साथ जो है आर्टिकल 15 कहता है कि किसी से धर्म के कारण या मूल वंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी अगर आप योग्यता रखते हैं और पब्लिक मतलब कहें तो सरकारी अगर कोई भी चीज निकल रहा है, ठीक है, या तो जॉब के लिए हो या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये आर्टिकल 16 कहता है। वहीं आर्टिकल 19 कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो आर्टिकल 19 में जो 6 तरीके के हैं तो उसके बारे में बात हो रही है। तो उसमें आर्टिकल 19 में कहता है कि आप स्वतंत्र हैं अपना बात रखने के लिए, अपने और भी संघ बनाने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए। तो जो भी 19 के अंदर आता है वो सब सिर्फ भारतीय नागरिक को दिया जाता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये आर्टिकल 29 देता है अल्पसंख्यक को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। वहीं आर्टिकल 30 क्या है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 29-30 जो अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। 29 में कह रहा है कि अल्पसंख्यक को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। वहीं 30 कहता है कि उसके लिए जो है मैनेजमेंट करने का उनको अधिकार है, उसका स्थापना और मैनेजमेंट करने का जो है अल्पसंख्यक को अधिकार ये 30 देता है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को है, विदेशी को नहीं प्राप्त है। ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को है, ठीक है। अब शत्रु देश के नागरिक के अतिरिक्त भारत भूमि पर विद्यमान किसी भी व्यक्ति को, यानी कि शत्रु देश के नागरिक को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, ये हमारा शत्रु देश हो गया, तो शत्रु देश के नागरिक को छोड़ करके कोई भी दूसरा देश का, अमेरिका का ही कोई इंसान हो जो रहता हो, इंडिया में आया हो रहने के लिए, तो उसके पास क्या क्या अधिकार दिया जा रहा है, अमेरिका का, मलेशिया का, सिंगापुर का, जो भी हो, सिर्फ शत्रु देश को छोड़ करके। तो आर्टिकल 14 देता है, ठीक है। आर्टिकल 14 के तहत वो अधिकार है कि अगर विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण, यानी वो अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो लॉ के तहत जा करके अपना बात वो रख सकता है। ये सारा चीज जैसे हम जनरल लोगों को, जैसे हम सिविलियन को दिया जाता है, इंडियन सिटीजन जो इंडियन सिटीजन है उनको दिया जाता है, उसी तरीके से विदेशी को भी दिया जाता है। तो विदेशी और इंडियन दोनों को आर्टिकल 14 देता है। आर्टिकल 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, तो ये भी इंडियन को भी है और जो शत्रु देश छोड़ के जो अदर मतलब अदर देश के लोग हैं उनके लिए भी है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 और 25, 27 ये सब जो है आपका 28 ये सब है। तो अगर बात करें नॉर्मली तो आर्टिकल 14 हो गया, फिर हो जाएगा 17 और 18, ठीक है। तो 18 उसको नहीं मिलता है, 18 और 17 को अलग किया गया है, जबकि 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 ये सब जो है इंडियन के साथ जो है अदर को भी प्राप्त है, सिर्फ शत्रु देश का वो नहीं होना चाहिए। तो अब हम एक साथ फिर से याद कर लेते हैं कि 14 में क्या है कि विधि के समक्ष क्षमता व विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। वहीं आर्टिकल 22 नजरबंदी से संरक्षण। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 हो गया आपका, आर्टिकल 24 में है कि बच्चों को जो है काम नहीं करने देना है, ठीक है। 13 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाना वगैरह में काम नहीं करने देना है, ये हो गया। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 जो है धर्म से रिलेटेड ही है।
तो देखिए ये सारा जो हो गया ये आपका मौलिक अधिकार है जो विदेशियों को भी दिया गया है, जो भूमि पे विद्यमान, भारत की भूमि पे विद्यमान किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध है ये मौलिक अधिकार। अब देखेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के निदेशक, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आपका संविधान के भाग 4 में है और इसका आर्टिकल या अनुच्छेद है 36 से लेके 51 तक। ठीक है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसके बारे में क्या कहा कि जो निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा, दोनों को कहा, डीपीएसपी को भी कहा, फंडामेंटल राइट को भी कहा मूल आत्मा। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि जो निदेशक तत्व हैं और मूल अधिकार हैं उनको संविधान की मूल आत्मा कहा है। निदेशक तत्वों की विशेषताएं क्या है? पहला तो आपका ये विशेषता है कि नीति और कानून को प्रभावी बनाना है तो निदेशक तत्व को ही देख करके जो है संवैधानिक निर्देश दिया जाता है, या कोई विधायिका बनता है, कार्यपालिका या प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश का काम करता है ये डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व। दूसरा हो गया कि जो निदेशक तत्वों का उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निदेशक तत्व का मूल उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका है। तीसरा नंबर में है कि ये प्रकृति में गैर न्याय उचित है, अर्थात अगर किसी का डायरेक्ट नीति निदेशक तत्व हनन होता है तो वो उसके लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। ठीक है, निदेशक तत्वों में समाजवाद, गांधीवाद, पाश्चात्य उदारवाद तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का अद्भुत समन्वय। किसका है? तो समाजवाद हो गया, गांधीवाद हो गया, उदारवाद, पाश्चात्य उदारवाद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्शों का अद्भुत समन्वय है। तो मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में हम अंतर देख लेते हैं। तो पहला मूल अधिकार में है कि यह नकारात्मक है, राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से ये प्रतिबंधित करते हैं और ये न्याय उचित है, यानी इसका जो प्रावधान न्याय में है, अगर किसी का हनन होता है तो जा सकता है न्यायालय। और डीपीएसपी क्या है? ये सकारात्मक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया कि मौलिक अधिकार जो है इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है और ये कानूनी रूप से मान्य है। जबकि इनका क्या उद्देश्य है डीपीएसपी का? तो ये आपका राज्य के नीति निदेशक का उद्देश्य है कि देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्हें कौन सा, जैसे ये कानूनी रूप से मान्य है, मौलिक अधिकार तो कानूनी रूप से मान्य है और ये किस कानूनी रूप से ये मान्य नहीं है बल्कि नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त है डीपीएसपी। और अगर बात करें फिर मौलिक अधिकार, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, अतः व्यक्तिक प्रकृति का है मौलिक अधिकार। वहीं अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो ये समुदाय जो है कल्याण को प्रोत्साहित करता है, तो ये समाजवादी प्रकृति का है। जो मौलिक अधिकार है वो खुद से लागू हो जाता है, उसको लागू के लिए कोई नियम या फिर कोई लॉ वगैरह विधान की आवश्यकता नहीं है। और डीपीएसपी क्या है कि इनको लागू करने के लिए जो है विधान की आवश्यकता होती है, रूल लॉ का जो है उसका आवश्यकता होता है, नियम कानून का। अब इसका मौलिक अधिकार का देखें तो मौलिक अधिकार को न्यायालय में गारंटी प्राप्त होता है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी का हनन होगा तो न्यायालय उसकी रक्षा करेगा। वहीं डीपीएसपी की बात करें तो उसका उल्लंघन करने वाली कोई भी विधि को, ठीक है, न्यायालय गैर संवैधानिक या अमान्य घोषित नहीं कर सकता है। अगर उसका कोई डीपीएसपी में अगर कोई ऐसा रूल बन जाता है या कोई लॉ ऐसा बन जाता है तो न्यायालय उसको चाह करके भी गैर संवैधानिक अथवा अमान्य घोषित नहीं कर सकता अगर डीपीएसपी को उल्लंघन कर रहा हो तो। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमने वर्गीकरण में हम यहाँ 3 देखेंगे। सबसे पहले समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। 3 में हम बांटते हैं। समाजवादी में कौन कौन आता है, गांधीवाद में कौन आता है, उदारवादी। तो पहले समझते हैं कि समाजवादी में कौन आता है। तो समाजवादी में वो लोग आते हैं कि जो आपका आर्टिकल अब अभी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लक्ष्य क्या है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। लोक कल्याणकारी की बात हो, लोगों की कल्याण, समाज का कल्याण का बात हो तो वो समाजवादी सिद्धांत के तहत आ जाएगा। जिस आर्टिकल में, जिस अनुच्छेद में लोक कल्याण का बात होगा वो समाजवादी सिद्धांत के अंदर आएगा। वहीं गांधीवादी, चूंकि गांधीवाद जो है, गांधी जी है जो ग्रामीण भारत और कुटीर उद्योग वगैरह से जुड़े हुए थे। ठीक है, वो गाँव को जो है, गाँव को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आदर्श गाँव जो है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि भारत की
आत्मा जो है गांव में बसती है। तो इस तरीके से देश को समृद्धशाली और आर्थिक असमानता कम करने और विकेंद्रीकृत, ये 3 थे। ठीक है, 3 में अगर हम बात करें तो गांव को ही जो है आदर्श बनाना चाहते थे। दूसरा चीज वो कुटीर उद्योग पे ध्यान देते थे और तीसरा चीज वो विकेंद्रण पर, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और उदारवादी में कौन सा आएगा? उदारवादी में वो विचारधारा आएगा जिसमें लैंगिक समानता की बात हो, पर्यावरण की बात हो, संस्कृति की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हो। तो चलिए हम आर्टिकल के साथ देखते हैं। सबसे पहले समाजवादी। ठीक है, तो समाजवादी की अगर हम बात करें तो समाजवादी में आपका आर्टिकल 38 का A, B, C, D चारों आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 38 का A क्या कहता है या का क्या कहता है कि कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना जरूरी है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का अगर हम बात करें तो वो कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। तो ये आर्टिकल 38A कहता है कि लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। फिर 38 का B क्या कहता है कि आय की असमानता को दूर करना। तो अगर लोक कल्याण के 38A का देखें तो इससे पता चल रहा है कि ये समाज का बात कर रहा है। ठीक है, लोगों का कल्याण की बात कर रहा है, यानी समाज की बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा समाजवादी में। 38B में भी वही चीज है, आय की असमानता को दूर करना। किसके लिए? तो समाज के लिए, तो ये भी आपका समाजवादी आ गया। 38C में क्या है कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व वितरण सामूहिक हितों में, तो ये भी समाजवादी से रिलेटेड हो गया। 38 का ग। फिर चौथा नंबर है कि पुरुष व स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये भी 38 का घ। ठीक है, याद रखिएगा ये सब कि 38A, B, C आजकल जो है एग्जाम में क्लॉज पूछता है। ठीक है, कि 38A में क्या है, 38C में क्या है, इस तरीके से ग में क्या है, तो इस तरीके से। तो पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 38 तो याद रहता है। 38 का कौन सा है? तो घ में है, डी में है। ठीक है, हम बात करें कि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ये 39 है। 39 का जो है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, समाजवादी। नेक्स्ट है कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं व प्रसूति सहायता, ये आर्टिकल 42 है कि काम की न्याय संगत एवं मानव उचित दशा में प्रसूति सहायता। फिर है आपका कि 33 का A, यह है आपका कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये 43 का A जो है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये भी समाजवादी का अच्छा लक्षण है। ठीक है, इसमें फिर है पोषाहार व उच्च जीवन स्तर, ये आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार व उच्च जीवन स्तर होना चाहिए। ठीक है, ये 47 हो गया। तो ये आपका समाजवादी। अब हम देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, कि गांधीवादी सिद्धांत का कौन कौन सा है। तो गांधीवादी सिद्धांत का आपका हो गया, पहला हो गया कि आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधीवादी है। ठीक है, गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। आर्टिकल 43 ये हो गया कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। फिर आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 के तहत क्या है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये गांधी जी की सोच थी। आर्टिकल 48 आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतियों से कृषि तथा पशुपालन अथवा अन्य दुधारू व वाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध। ठीक है, फिर आर्टिकल 47 में क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों व औषधियों पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 47 है। और इसी के तहत जो है बिहार में शराबबंदी हुई थी, अभी भी चल रही है। तो अब हम देखते हैं कि उदारवादी में कौन कौन आता है। तो उदारवादी में आपका आता है 44, यानी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये उदारवादी का है। ठीक है, आर्टिकल 44 का। नेक्स्ट है 45 आता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, तो ये आर्टिकल 45 आपका उदारवादी हो गया। फिर आर्टिकल 48A पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये बहुत उदारता वाला काम है। तो 48A भी है जो आपका उदारवादी में आ गया। 49 में क्या है कि राष्ट्रीय महल वाले ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों का संरक्षण, आर्टिकल 49 ये भी उदारता वाला काम हो गया। आर्टिकल 50 की न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, आर्टिकल 50 उदारवादी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि व राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्य द्वारा निपटाने के लिए प्रभाव करना, यानी इन एक वर्ड में समझे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ठीक है, ये आर्टिकल 51 ये भी आपका उदारवादी में आता है।
तो अब हम देखेंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि सरकार जो है सामाजिक आर्थिक मूल सिद्धांतों को याद दिलाती है सरकार को, जो संविधान के लक्ष्यों का, संविधान का लक्ष्य ही था कि सामाजिक आर्थिक जो है मूल सिद्धांत है, तो इनका लक्ष्य था कि इस तरीके से लोगों में करना है कि सामाजिक और आर्थिक वृद्धि हो सके। दूसरा है कि ये न्यायालय को उपयोगी मार्गदर्शक देती है। ठीक है, ये जो है कोर्ट को जो है क्या देती है, तो गाइडलाइंस देती है। ये न्यायालय को जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करती है। फिर थर्ड है कि प्रस्तावना को बढ़ाती है। ठीक है, विस्तृत रूप देती है, एक्सपैंड करती है, जिससे भारत के नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। ठीक है, ये प्रस्तावना को जो है एक विस्तृत रूप प्रदान करती है, जिससे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। ये आपका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतर बनाए रखते हैं। ठीक है, डीपीएसपी जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता, कंटिन्यूटी जो है ये बनाए रखते हैं। फिर ये मूल अधिकारों के पूरक है, मूल अधिकारों के पूरक डीपीएसपी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। ठीक है, ये विपक्ष के द्वारा जो है सरकार पर नियंत्रण, विपक्ष है जो अपना बात रखते हैं ना, विपक्ष पार्टी वाले लोग कि हाँ भाई ये चीज जो है इसके खिलाफ है, इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये नियंत्रण को क्या करते हैं, नियंत्रण को संभव बनाते हैं विपक्ष द्वारा सरकार पर। चलिए अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य क्या है। तो 1976 में जब स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन आया था, ठीक है, तो उस पे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरकार ने संविधान में एक भाग 4A को जोड़ा था। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद था 51A, तो ये आपका जो है जोड़ा गया था उस समय स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। तो स्वर्ण सिंह कमेटी उस समय 8 मूल कर्तव्य को जो है जोड़ने का सुझाव दी थी, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो टोटल 10 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 8 के बाद 2 और जुड़ गए तो 10 हो गए। उसके बाद 11वां जो है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2002, तो उसके तहत जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब हम देखते हैं कि हमारा प्यारे देश भारत का मूल कर्तव्य क्या क्या है। तो फर्स्ट है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और संविधान का हमें पालन करना चाहिए। उसके आदर्श, उसके संस्थान, उसके राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करिए, हमारा कर्तव्य है। दूसरा क्या है कि संविधान का पालन करने के बाद जो है हमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिला है, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा अगर संजोए रखिएगा तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने में उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, यानी भारत की संप्रभुता, भारत में एकता बना रहे, भारत की अखंडता की रक्षा करना, ये जो है हमें अपना अक्षुण्ण रखना है, अपना हमेशा मतलब ये बना के रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 4 नंबर में क्या है कि जब देश की रक्षा करने या देश में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो जब देश आह्वान करे तो राष्ट्र की सेवा के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 5th नंबर में क्या है कि भारत के सभी लोग, जब हम देश की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे तभी हम लोगों में जो है भातृत्व की भावना होगी, तभी हम देश के रक्षा के लिए हम खड़े हो सकते हैं, देश की सेवा के लिए। ठीक है, तो इसीलिए सभी लोगों में क्या है, समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्या है, तो ये संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। हमेशा हमें अपने संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए और उसका परिरक्षण भी करना चाहिए। ठीक है, अब 7 नंबर में क्या है कर्तव्य हमारा कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिनके अंदर झील, वन, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो 7 नंबर में है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उनका हमें रक्षा करना है।
ठीक है। अब 8 नंबर है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें, है ना। हमेशा जो है आप क्या कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, मानववाद से रिलेटेड ज्ञान हमेशा अर्जन करते रहना चाहिए, सुधार की भावना विकसित करें, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए या मिस्टेक होने हो तो उसमें हमेशा कोशिश करें कि हमको सुधार करना है। अब हम 9 नंबर देखते हैं कि 9 नंबर हमारा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। और जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसको जो है सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए और लड़ाई झगड़ा से जो है हिंसा से दूर रहना चाहिए। फिर आपका 10 नंबर में क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। व्यक्तिगत और या फिर सामूहिक कोई गतिविधि एक्टिविटी है तो उसमें सभी क्षेत्रों में जो है हमें हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए कि जिससे राष्ट्र का जो है पूरी दुनिया में नाम और बढ़े, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आपका 11 नंबर कि 6 से 14 वर्ष की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 तो पहले से जुड़ा हुआ था, 9 नंबर में आपका बाद में जब जुड़ता है, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो उसमें रहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर में था कि व्यक्तिगत हो या सामूहिक गतिविधि हो तो उसमें अच्छे से भाग लीजिए और भाग लेकर के जो है अपना देश का नाम ऊंचा कीजिए और बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, और फिर अगर बाद में हम बात करें कि 86वां जब 2002 में जुड़ा 11 नंबर, तो उसमें क्या था कर्तव्य कि अगर 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं, और ये आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। नोट क्या दिया हुआ है कि मूल कर्तव्य जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, मूल कर्तव्य गैर न्याय उचित है, यानी कि इसके हनन होने पे अगर मान ली जाए 11 में से आप कोई काम अगर नहीं करते तो उसके लिए आप पे कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं होगा, ठीक है। न्यायालय जो है मूल कर्तव्य को लागू कराने की कोई गारंटी नहीं देता है। कोर्ट ये नहीं कहता है कि हम इसको जो है हम लागू करवा देंगे, ये खुद का कर्तव्य होना चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपने देश के प्रति। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही रहने देते हैं, कल जो है हम संसदीय व्यवस्था देखेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।